दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी पछो की। पछो की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पछो नामक पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक स्थान मिलता है पछो, और पछो से हमें मिले हैं खेती के साक्ष्य। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक बात की थी पछो, यहाँ से हमें क्या मिला, खेती के साक्ष्य। खेती के साक्ष्य मिले और ये तीसरे नंबर का था। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक स्थान पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लहुरा देव। और लहुरा देव से हमें क्या क्या साक्ष्य देखने के लिए मिले। नंबर 4 पर आ जाता है लहुरा देव, और लहुरा देव ये पड़ता है संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लहुरा देव। और लहुरा देव की यदि हम बात करें तो यहाँ से भी हमें कुछ बर्तन और श्रृंगार सामग्री देखने के लिए मिलती है, यानी बर्तन और श्रृंगार सामग्री। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तर देव के लहुरा देव से किस चीज के साक्ष्य मिले। बर्तनों के और श्रृंगार सामग्री देखने के लिए हमें यहाँ से मिलती है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो धीरे धीरे ताम्र पाषाण काल युग आ जाता है। और ताम्र पाषाण काल की यदि हम बात करें तो ताम्र पाषाण कालीन युग, ताम्र पाषाण कालीन युग में एक तो इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ पर तांबे का प्रयोग हुआ, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। और सबसे पहले बड़े बड़े नगरों में बसना मानव ने किस युग में प्रारंभ किया था, तो वो इसी युग में किया था, यानी तांबे के साक्ष्य मिले। और उस तांबे के साक्ष्य से हमें बताया गया कि ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। फिर यहाँ पर प्रश्न मिलेगा कि मानव ने सबसे पहले बड़े बड़े नगरों में बसना या सर्वप्रथम बड़े बड़े नगरों की स्थापना किस काल में की थी। तो सर्वप्रथम बड़े बड़े नगरों की स्थापना, बड़े बड़े नगरों की स्थापना जो की थी मानव ने वो ताम्र पाषाण काल में ही की थी। या बड़े बड़े नगरों में रह करके बसना किस काल में आरंभ किया था मानव ने, वो ताम्र पाषाण काल में। और इस काल की यदि हम बात करें तो ताम्र पाषाण काल के जो बर्तन थे वो चित्रित थे, यानी बर्तनों पर चित्रों का अंकित किया गया। ठीक है, इस काल के बर्तन कैसे थे, चित्रित थे। बर्तन चित्रित थे यानी बर्तनों पर चित्र हमें देखने के लिए मिलते थे। अब यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन जो साक्ष्य या स्थल प्राप्त हुए वो कहाँ से। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे आपका मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बांदा हो गया, मिर्जापुर हो गया, और इलाहाबाद हो गया, और मुजफ्फरनगर हो गया। यानी ताम्र पाषाण की यदि हम बात करें तो जो स्थल मिले, स्थल वो मिले मेरठ से, सहारनपुर से, बांदा से, और मिर्जापुर से, और मुजफ्फरनगर से, और इसी के साथ में आ जाता है इलाहाबाद। तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिले ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, मेरठ से, सहारनपुर से। आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये बन जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक स्थान था जिसको कहा जाता था खैराडीह। ठीक है, खैराडीह, और ये कहाँ पड़ता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। खैराडीह के साथ साथ एक और स्थान आ जाता है नरहन, एक और स्थान आ जाता है जिसका नाम मिलता है देखने के लिए नरहन। यदि हम बात करें तो यहाँ 5 प्रकार के या 5 स्तर के जो मकान पाए गए थे या जो संस्कृति पाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले जो जिस स्थान की खुदाई की थी उसका नाम था नरहन। और इसी के नाम पर एक संस्कृति को और नाम दे दिया गया, नरहन संस्कृति। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले जिस नगर की खुदाई की थी या खोज की थी उसका नाम था हड़प्पा, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्विक स्थान था नरहन, और नरहन से नाम पड़ा नरहन संस्कृति। तो यहाँ पर नरहन संस्कृति के साक्ष्य भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और खैराडीह की यदि हम बात करें तो खैराडीह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एक सड़क थी और उस सड़क के दोनों ओर नगर की बसावट थी। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि एक सड़क के दोनों ओर नगरों की बसावट किस स्थान से मिली उत्तर प्रदेश में।
तो वह स्थान है खैराडी। फिर खैराडी से और हमें क्या प्राप्त हुआ, लोहयुगीन साक्ष्य यानी लोहे के साक्ष्य और तांबे के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। फिर यदि हम बात करें खैराडी की तो एक विशेष प्रश्न ये बन जाता है कि कुषाण कालीन सिक्के, आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो उत्तर प्रदेश के यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी नामक स्थान से। तो मैं यहाँ पर चीजों को लिख देता हूँ, क्या यहाँ से लोहयुगीन साक्ष्य मिले और कुषाण कालीन सिक्के भी यहाँ से हमें देखने के लिए मिलते हैं। और एक विशेष बात आ जाती है, क्या, धातु शोधन भट्टी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खैराडी नामक स्थान पर जो मानव रहता था वह धातुओं का गलनांक करता था, और गलनांक जब करेगा तो वो भट्टी बनाएगा, और उस भट्टी का साक्ष्य कहाँ से मिला, यहाँ से। तो धातु शोधन भट्टी कहाँ से मिली, वो मिली आपकी खैराडी से। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि रामायण के संदर्भ में आपने जाना होगा क्या, कि रामायण के संदर्भ में जो भगवान परशुराम थे या ऋषि परशुराम, उनकी जन्म स्थली बताया जाता है किसको, खैराडी को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यानी ऋषि परशुराम की जन्म स्थली, और ऋषि परशुराम की जो जन्म स्थली थी वो क्या थी, खैराडी थी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से मध्य पाषाण काल में एक और संस्कृति का देखना या मिलना पाया जाता है, जिसका नाम था नरहन संस्कृति। तो नरहन संस्कृति की यदि हम बात करें तो ये 5 स्तर की संस्कृति थी, और नरहन संस्कृति में जब सबसे पहले नगर की खुदाई की गई तो उस नगर का नाम मिलता है नरहन, और उसी के ऊपर इस संस्कृति का नाम रख दिया नरहन संस्कृति। जैसे आप देखेंगे क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता हुई या सिंधु घाटी सभ्यता हुई, उस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले एक नगर की खुदाई की गई थी जिसका नाम था हड़प्पा, और उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ किसकी, नरहन संस्कृति की। तो जो नरहन संस्कृति थी ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित थी, गोरखपुर जिले में। और ये संस्कृति जो थी वो 5 स्तर की थी, 5 स्तर की संस्कृति थी, 5 स्तर की संस्कृति थी। और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे वो 3 स्थानों से मिले थे, जिसमें पहले स्थान का नाम था नरहन। जो पहले स्थान का नाम था नरहन, इसी के नाम पर नाम रख दिया था नरहन संस्कृति। और यहाँ पर जब खुदाई की गई थी तो 5 स्तर की सभ्यता मिली, 5 स्तर की सभ्यता मिली। ठीक है, दूसरे स्थान की यदि हम बात करें तो दूसरा स्थान का नाम आ जाता है यहाँ पर धुरियापार। और तीसरा स्थान आ जाता है इमली डाह। तो आपसे पूछ लेगा कि इमली डाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, गोरखपुर में। धुरियापार कहाँ पर है, गोरखपुर में। और नरहन संस्कृति उत्तर प्रदेश के किस जिले से देखने के लिए मिली, तो ये भी आया था आपका गोरखपुर। अब यदि हम बात करें तो नरहन संस्कृति से हमें ऐसा भी प्राप्त मिलता है कि यहाँ पर जमीन के नीचे भी, जैसा आज के समय में अंडरग्राउंड मकान बना देते हैं ना जमीन के नीचे, तो वैसे यहाँ पर भी जमीन के नीचे मकान के साक्ष्य मिले। और ऐसा भी देखने के लिए मिला कि एक खंबा था और उस खंबे पर पूरी छत टिकी थी और उसके ऊपर भी एक मकान बना हुआ था। फिर विशेष चीजों की यदि हम बात करें यहाँ से, तो नरहन संस्कृति के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो वाराणसी से भी मिले हैं, इलाहाबाद से भी मिले हैं, सोनभद्र से भी मिले हैं और मिर्जापुर से मिलते हैं। तो इस संस्कृति के साक्ष्य हैं, इस संस्कृति के साक्ष्य सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया और स्थान आ जाता है आपका प्रयागराज।
प्रयागराज, वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं, पहले इसका नाम जो था वो इलाहाबाद था। फिर आगे यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन उत्तर प्रदेश, हड़प्पा कालीन उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीजों को जान लें। हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि 1826 में, सबसे पहले 1826 में हड़प्पा की जो खोज की थी, या जिसने हड़प्पा को सबसे पहले देखा था, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। यानी सर्वप्रथम देखा, किसको देखा? हड़प्पा को। हड़प्पा को देखा, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने जो देखा था उसका टाइम था 1826। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का दौरा करने के लिए कौन आया? दौरा करने के लिए आया कनिंघम। कनिंघम जो दौरा करने के लिए आया था उसकी डेट थी 1853। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था, यानी हम कह सकते हैं भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का निर्देशक बनाया गया किसको? जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है, इसके निर्देशन में जो खुदाई की थी 1921 में, उस व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। यानी भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग जो था, इसके निर्देशक बना जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के निर्देशन में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। यदि हम बात करें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। और खुदाई करने के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारी चीजों का होना प्राप्त पाया गया। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की, तो हम हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो कुछ बातें मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दी। हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें तो उसके 4 छोर वाले बिंदु थे। यानी जैसे हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पर आपका उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर मिलता आपका पश्चिम। तो जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु था उसका नाम था मांडा, और मांडा पड़ता आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और जो दक्षिणी बिंदु था उसका नाम था दैमाबाद, और दैमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और पश्चिमी बिंदु जो था उसका नाम था सुतकांगेडोर, और सुतकांगेडोर पड़ता है आपका पाकिस्तान में। हम इन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से संबंधित के जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु था उसका नाम था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो यहाँ पर था आलमगीरपुर, और ये पड़ता है मेरठ में, और मेरठ कहाँ है? यूपी में। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में हड़प्पा काल से संबंधित जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु, उसका नाम था आलमगीरपुर, और ये कहाँ पड़ता? मेरठ में। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो हम आलमगीरपुर के बारे में जान लेते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आलमगीरपुर, पहला प्रश्न, आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। और ये किस नदी के किनारे था? यदि हम बात करें नदी की, तो एक नदी का नाम आता है जिसका नाम था हिंडन नदी। इसकी जो खोज की गई थी वो 1958 में की गई थी, और व्यक्ति का नाम था यज्ञदत्त शर्मा।
यानी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यदि हम बात करें इसके उत्खनन की, उत्खनन का मतलब है इसकी खुदाई, इसकी खुदाई जो की थी वो भी इसी व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। अब इसकी खुदाई के उपरांत यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, ठीक है। तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ग्रामीण सभ्यता होने के साथ साथ उसका जो अपवाद मिलता है वो आलमगीरपुर मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग गांव में निवास करते थे, लेकिन आलमगीरपुर में नगरीय सभ्यता थी। यानी यहाँ के लोग कैसे थे, लोग नगरीय थे, यानी नगरीय सभ्यता थी यहाँ पर। फिर हमें और क्या साक्ष्य यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, क्या कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से देखने के लिए मिले, तो हड़प्पा कालीन युग के दौरान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से कपास की खेती के साक्ष्य देखने के लिए मिले। और फिर यहाँ से हमें बेलन भी मिला, बर्तन भी मिले, बेलन और बर्तन देखने के लिए यहाँ पर हमें मिले। यदि हम बात करें तो बर्तनों पर क्या लिखे हुए होते थे, लेख लिखे हुए होते थे, और साथ में हमें एक कटोरा भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। अब आगे हम बात करते हैं कि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो उत्तर प्रदेश में था उसका नाम क्या था, आलमगीरपुर, ठीक है। या ये पूछेगा उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले, आलमगीरपुर से। इसके बाद आगे प्रश्न की यदि हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले और वो कहाँ कहाँ से मिले, तो बुलंदशहर में, यानी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। तो एक जिले का नाम है जिसका नाम है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है भटपुरा, ठीक है। भटपुरा, और भटपुरा के साथ एक और स्थान आ जाता है जिसका नाम है मानपुरा। तो भटपुरा और मानपुरा से भी जो है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। और यदि हम बात करें तो हाल ही की खुदाई से बागपत में एक गांव पड़ता सनोली गांव से भी हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान खुदाई के अनुसार सनोली गांव, और सानोली गांव जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है, बागपत में पड़ता है। और यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिला है, क्या कि यहाँ से हमें देखने के लिए मिले हैं 3 नर कंकाल, यानी 3 मानवों की यहाँ पर कंकाल मिले हैं, और जिन्होंने तांबे के कड़े अपने हाथ में पहन रखे हैं, और 5 फुट 4 इंच की उनकी लंबाई बताई जाती है। यानी जो सनोली गांव है यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिला, 3 नर कंकाल 3 नर कंकाल देखने के लिए मिले, जिनकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 5 फुट 4 इंच थी, ठीक। और इनके हाथों में तांबे के कड़े थे, ठीक। एक और विशेष बात हम कर लेते हैं कि मध्य पाषाण कालीन संबंधित एक क्षेत्र और मिला उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है और काली नदी के किनारे ये बसा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंतरजी खेड़ा। और अंतरजी खेड़ा कहाँ था, ये एटा जिले में, और किस नदी के किनारे था, ये काली नदी के किनारे था अंतरजी खेड़ा। यहाँ से यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछे गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो अंतरजी खेड़ा से मिले, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, इससे आगे की बात करेंगे हम कल को। तो उत्तर प्रदेश का जीके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन चीजों को बहुत कम पढ़ाया जाता है।
यहाँ से अगली बात हम करेंगे अगली वीडियो में कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, गेहूं जो के साक्षी है, यानी गेहूं कॉमा जो के साक्षी है। और साथ ही साथ यहाँ से जो मिला हमें वो धातु शोधन भट्टी भी मिली है, भट्टी। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।